गुड मॉर्निंग गाइस मैं हीमाटोलॉजी के अंदर जो पहला लेक्चर था हीमोपोइसिस था, उसके अंदर हमने ब्लड बोन मैरो की जितने भी वो सारे सीरीज़ थी ना उनको डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने टी सेल और बी सेल उनकी टाइप्स, उनकी मैच्योरेशन वगैरह उनको डिस्कस किया। फिर ल्यूकीमिया और लिम्फोमा जो टर्म थी उनको डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है ये हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थ्रम्बस फॉर्मेशन फॉर वेसल वॉल रिपेयर। अच्छा, जब भी मेडिकल टर्म यूज़ होती है ना, एक होता है हीमोस्टेसिस, एक होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड की जो बैलेंस होता है ना, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस प्रोसेस ऑफ थ्रम्बस फॉर्मेशन फॉर ब्लड वेसल वॉल रिपेयर। इट इज़ ऑन गोइंग नॉन स्टॉप फिनोमिना। देयर इज़ वेयर एंड टेयर ऑफ द वेसल वॉल ड्यू टू ब्लड फ्लो। ये नॉर्मली जो है ना ब्लड फ्लो की वजह से क्या हो रहा होता है, ब्लड वेसल वॉल की जो है इंजरी होती रहती है। और ये तकरीबन नॉन स्टॉप फिनोमिना, ये होगी फिर रिपेयर होगा, फिर होगी फिर रिपेयर होगा, इस तरह नॉन स्टॉप फिनोमिना है। अब हम इसकी की रूल्स देखते हैं कि हीमोस्टेसिस के अंदर किन तीन चीज़ों का ज़्यादा रोल है। एक हेल्दी वेसल वॉल का रोल है, एक प्लेटलेट्स का रोल है, और एक क्लॉटिंग फैक्टर का रोल है। प्लेटलेट्स के अंदर भी हमारे पास उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का होना ज़रूरी है। अच्छा जी, आज हम जो मेन है ना हीमोस्टेसिस, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तीन जो मेन रोल्स थे किसके? वेसल वॉल के, प्लेटलेट्स के और क्लॉटिंग फैक्टर के। इनका हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेसल वॉल। वेसल वॉल हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल यानी हेल्दी वेसल वॉल होनी चाहिए। 45% जिसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं और 55% हमारे पास प्लाज्मा है। और ब्लड सेल जो है हमेशा सेंटर के अंदर जा रहे होते हैं। और इसके साथ साथ जो प्लाज्मा जो है ना वो थोड़ा पेरिफ्री में होता है। और उसके बाद क्या हो जाता है? एंडोथेलियल सेल्स। ये वेसल वॉल है, इसके साथ क्या है? एज एंडोथेलियल सेल्स। अब सपोज कोई भी इंजरी हो रही है, अब थ्रम्बस तभी बनेगा ना तब कोई इंजरी होगी। अब इंजरी हुई है सपोज कोई भी, एज एंडोथेलियल सेल गेट डैमेज। ये जब एंडोथेलियल सेल डैमेज होगा तो रिलीज ए प्रोटीन इंटरल्यूकन 8। अब इंटरल्यूकन 8 ने क्या करना है? इट्स गोइंग टू ब्रिंग द प्लेटलेट्स टू डैमेज एंडोथेलियल सेल। ये जाके प्लेटलेट्स को पैगाम देंगे कि एंडोथेलियल सेल क्या हो गई है? डैमेज हो गई है। अब प्लेटलेट्स ने क्या करना है? अब प्लेटलेट्स के अंदर तीन काम है, एडहीजन है, एक्टिवेशन है और एग्रीगेशन है। इसने ना सिर्फ प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करना है बल्कि क्लॉटिंग फैक्टर को भी करना है। लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर को हम आखिर में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी इंजरी होती है तो ना सिर्फ प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं बल्कि साथ ही क्लॉटिंग फैक्टर भी एक्टिवेट हो रहे होते हैं। ये सारा फिनोमेना जो एक साथ चल रहा होता है। अच्छा जी, इंजरी हो गई और इंटरल्यूकिन 8 चला गया किसके पास? प्लेटलेट्स के पास। प्लेटलेट्स को सबसे पहले क्या करेगा? एडहीजन करेगा। प्लेटलेट्स आएंगे नॉर्मल जो है ना जो जब भी प्लेटलेट्स आएंगे एंडोथेलियल सेल के ऊपर, ना तो एंडोथेलियम के ऊपर कोई प्लेटलेट्स के लिए रिसेप्टर होता है और ना ही प्लेटलेट्स के ऊपर एंडोथेलियल के लिए कोई रिसेप्टर होता है। ये सारा फिनोमेना कैसे हो रहा होता है ये हम देखते हैं अभी। जब भी प्लेटलेट्स आएंगे एंडोथेलियल के पास क्या होगा? एडहीजन करेंगे। एडहीजन कैसे करेंगे? रिसेप्टर फॉर वॉन विलिब्रेंट एक प्रोटीन होती है जिसके रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? प्लेटलेट्स के ऊपर होते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? वॉन विलिब्रेंट रिसेप्टर्स। और वो किस लिए होते हैं? वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के लिए। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर प्रोटीन जो होती है उसके लिए रिसेप्टर होते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर, जिनको हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन 1B9। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स ब्रिज प्लेटलेट्स विद एंडोथेलियम्स। वो क्या करेंगे? वॉन विलिब्रेंट फैक्टर प्लेटलेट्स को एंडोथेलियम के साथ ब्रिज कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? एक्टिवेशन होगा। एज द प्लेटलेट गेट एडहीजन्स विद एंडोथेलियम्स। जब वो एडहीजन हो जाएगी उसकी तो प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। जब वो एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा? अपने अंदर से प्लेटलेट सेल जो है ना अपने अंदर से अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उससे फॉस्फोलाइपेज A2 को रिलीज़ करेगा जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। फॉस्फोलाइपेज A2 रिलीज एक्टिवेट करेगा तो एरेक्टोनिक एसिड को एक्टिवेट करेगा। एरेक्टोनिक एसिड आगे क्या करेगा? थ्रोम्बोक्सिन A2 को रिलीज़ करेगा। यहाँ तक समझ आ गई? एंडोथेलियम की इंजरी हुई, इंजरी के बाद इंटरल्यूकन 8 गया प्लेटलेट्स के पास। प्लेटलेट्स जो है ना जाके एंडोथेलियम के साथ बाइंड हुआ विद द हेल्प ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जब उसके बाद एडहीजन हो जाएगी, ब्रिजेस बन गया,
तो फिर प्लेटलेट्स जो है एक्टिवेट करेगा, अपने आप को एक्टिवेट करके दो काम करेगा। फॉस्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट करेगा और रिलीज ADP इसको एक्टिवेट करेगा। ADP का क्या काम है? ADP फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ग्रैन्यूल्स, ये साइटोप्लाज्म से रिलीज़ हो रही है और ये कहाँ से रिलीज़ हो रही है? सेल मेम्ब्रेन से। कौन से सेल से? प्लेटलेट सेल के सेल मेम्ब्रेन से ये रिलीज़ हो रही है और प्लेटलेट सेल के साइटोप्लाज्म से ADP रिलीज़ हो रही है। अब दोनों का काम क्या है? थ्रोम्बोक्सिन A2 और उसके अलावा ADP का प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करना और वेदो कंस्ट्रक्शन करना। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन में और ज़्यादा प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करना और वेदो कंस्ट्रक्शन करना ताकि ब्लड की लॉस ना हो, फ्लूइड का लॉस ना हो। फिर तीसरा आया था एग्रीगेशंस। अच्छा, इन दोनों में से थ्रोम्बोक्सिन A2 और ADP में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कौन सी है? हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 हमारे पास ज़्यादा एग्रेसिव है। एग्रीगेशंस, एग्रीगेशन के अंदर क्या होता है कि अंडर इफेक्ट ऑफ ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 देयर इज अ फर्दर प्लेटलेट एग्रीगेशन। जब ये दोनों एक्टिवेट होंगे ये मज़ीद प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करेंगे। दिस प्लेटलेट्स प्लग इज़ नोन एज प्राइमरी प्लेटलेट प्लग्स। जब शुरू में प्लग बनेगा उसको क्या नाम देते हैं? प्लेटलेट्स का प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लग्स। देयर इज़ अ वेरी वीक प्लग बिकॉज प्लेटलेट्स आर टूगेदर बट नॉट अटैच विद ईच अदर एज द प्लेटलेट्स डू नॉट हैव एनी प्लेटलेट्स टू प्लेटलेट्स रिसेप्टर। जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि प्लेटलेट्स और एंडोथेलियम के दरमियान कोई ऐसा उनके रिसेप्टर नहीं होता, ना ही एंडोथेलियम के ऊपर प्लेटलेट्स के लिए रिसेप्टर होता है और ना ही प्लेटलेट्स के ऊपर एंडोथेलियम के लिए कोई रिसेप्टर होता है। उनको जोड़ने वाली क्या चीज़ होती है? वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स के दरमियान भी कोई रिसेप्टर नहीं होता, यानी एक प्लेटलेट्स के ऊपर दूसरे प्लेटलेट्स को जोड़ने के लिए कोई रिसेप्टर नहीं है। अब उन दोनों को जोड़ने के लिए तो जो जब ये प्लग बन रहा होगा तो इसमें सिर्फ प्लेटलेट्स इकट्ठे हो रहे होंगे आपस में, लेकिन वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगे। इसलिए जब भी ब्लड आएगा, फ्लो तेज़ होगा तो वो उस प्लग को जो है साथ लेके चला जाएगा। अब उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए प्लेटलेट्स टू प्लेटलेट हमारे पास जोड़ने के लिए हमारे पास प्लेटलेट्स के ऊपर एक और रिसेप्टर होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? फाइब्रिन रिसेप्टर। उस रिसेप्टर को नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A। वॉन विलिब्रेंट के लिए 1B9 और फाइब्रिन के लिए 2B3A। अब फाइब्रिन का क्या काम है? फाइब्रिन जो है क्या करेगी? प्राइमरी प्लेटलेट प्लग को सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग के अंदर चेंज करेगी और सॉलिड प्लेटलेट प्लग बनाएगी। सारे प्लेटलेट्स जो है आपने एक दूसरे के साथ विद हेल्प ऑफ फाइब्रिन से जुड़ जाएंगे। जब वो जुड़ जाएंगे तो वो जो प्लग बनेगा वो सॉलिड प्लग हो जाएगा, सॉलिड प्लेटलेट प्लग, जिसको हम क्या नाम देते हैं? थ्रम्बस नाम देते हैं। अब जब भी थ्रम्बस की डेफिनेशन आएगी तो कहेंगे कि प्लेटलेट्स प्लग्स विच इज़ क्रॉस लिंक्ड बाई फाइब्रिन। एक गुच्छा है प्लेटलेट्स का जो कि आपस में क्रॉस हो रहे हैं फाइब्रिन से और ये कलेक्टिवली इसको क्या नाम देते हैं? थ्रम्बस फॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब जी वेसल वॉल के साथ प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट हो गया। जब वेसल वॉल इंजरी होगी तो उसके साथ हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर भी एक्टिवेट होंगे। अब क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? एक प्रोटीन है। क्लॉटिंग फैक्टर्स और द यूजली प्रोटीन्स, दे आर नंबर्स फ्रॉम 13 to 16 प्रोटीन बाई प्रोड्यूस बाई लिवर। ये सारी प्रोटीन है जो कि लिवर से प्रोड्यूस हो रही हैं और दे रन इनटू द टू पाथवे। कौन से पाथवे? इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये सारे हम चीज़ें लिख के मैं आपको दिखाऊंगा सारे कहाँ लिखी हुई हैं। अच्छा, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इंट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होगा और एक्सट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होगा? एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है मतलब कोई चीज़ बाहर से आ रही है उसको एक्टिवेट कर रही है, और इंट्रिंसिक पाथवे मतलब अंदर से ब्लड वेसल के अंदर से ही एक्टिवेट होगा। अच्छा, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे रिलीज टिश्यू। जब भी एंडोथेलियम इंजरी होगी ना वो क्या करेगी? रिलीज टिश्यू फैक्टर बाय डैमेज एंडोथेलियम्स। जब भी कोई एंडोथेलियम डैमेज होगी ना वो बाहर से किसी भी टिश्यूज़ को क्या करेगी? टिश्यू फैक्टर को रिलीज़ करेगी एंडोथेलियम सेल्स। और वो जब टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करेगी तो वो किसको एक्टिवेट करेगी? फैक्टर 7 को। जब फैक्टर 7 को ऊपर अटैक करेगी तो फैक्टर 7 क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। फैक्टर 7 एक्टिवेट हो गए वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 10 जो है ना ऊपर अटैक करके और फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देगा विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम्स। यहाँ तक समझ आएगी? मतलब एंडोथेलियम की इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद जब वो एक्सपोज हुई तो उसने बायस से टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट किया और वो टिश्यू फैक्टर आके फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 7 जाके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। ये हमारे पास हो गया एक्सट्रिंसिक फैक्टर। फिर आया था इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है कि जब भी हमारे एंडोथेलियम इंजरी डैमेज होगी, एंडोथेलियम साइड पे आएगी, एंडोथेलियम के नीचे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक्सपोज टू बेसमेंट मेम्ब्रेन
जब भी बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज होगी, कोलिजन जो जिसमें हमारे पास कोलिजन 4 है, तो ब्लड के अंदर घूम रहा होगा फैक्टर 12। जब वो देखेगा कि ये जो बेसमेंट एक्सपोज है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो जब एक्टिवेट होगा वो एक्टिवेट करेगा फैक्टर 11 को, फैक्टर 11 एक्टिवेट करेगा फैक्टर 9 को, फैक्टर 9 एक्टिवेट करेगा फिर दोबारा फैक्टर 10 को। इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, एंड पर जो दोनों ने क्या काम करना है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना है। इस तरह जहाँ फैक्टर 7 फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर रहा तो कैल्शियम हेल्प कर रही थी, इस तरह फैक्टर 9 जब फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, फैक्टर 8 फास्फोलिपिड और कैल्शियम। ये तीन चीज़ें मिलके फैक्टर 9 को फैक्टर एक्टिवेट करेंगी, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगी विद हेल्प ऑफ 3, इन तीन चीज़ों की वजह से। ठीक है, मीडिएटर्स जो है ना हमारे पास जो रोल अदा कर रहे हैं, ये तीन मीडिएटर्स फैक्टर 8 फास्फोलिपिड और कैल्शियम। अब फैक्टर 9 ने किसको एक्टिवेट कर दिया, फैक्टर 10 को। फैक्टर 7 ने भी एक्टिवेट कर दिया फैक्टर 10 को। अब जब फैक्टर 10 जो है आगे जाके एक्टिवेट करेगा फैक्टर 2 को, प्रोथ्रम्बिन को एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बिन के अंदर विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 5 फास्फोलिपिड और कैल्शियम। इन तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है। और फिर थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा फैक्टर 1 को, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर। ये सारे प्रोसेस जो है ना को रिलेट हो रहे होते हैं। जब भी एंडोथेलियल इंजरी होती है, साथ एक तो प्लेटलेट्स एक्टिवेशन हो रही होती है, एक्टिवेशन, एडहीजन, एग्रीगेशन हो रही होती है, और साथ ही हमारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे हो रहा होता है। और वो किसको एक्टिवेट कर रहे होते हैं, फाइब्रिन को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। अच्छा, जब इस पर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, अब एंडोथेलियम की थ्रम्बस बन गया सारा कुछ, अब उसकी एंडोथेलियम की हमने रिपेयरिंग करनी है। यही एंडोथेलियम ये खुद को इंटरल्यूकन 8 को भी एक्टिवेट कर रही होगी और ख़ुद को भी रिपेयर भी कर रही होगी। किस तरह, एंडोथेलियल सेल गेट रिपेयर्ड एक्टिवेट फास्फोलाइपेज A2। अपने अंदर जो जो एंडोथेलियल सेल है ना, वो अपने सेल मेम्ब्रेन से क्या करेंगे, फास्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट करेंगे। वहाँ से एराकिडोनिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होगी और क्या रिलीज़ होगा, प्रोस्टासाइक्लिन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का नाम भी देते हैं। इसका काम क्या है, इनहिबिट द फर्दर प्लेटलेट एग्रीगेशन। मज़ीद जो प्लेटलेट्स एक थम्बस बन गया ना, तो फिर मज़ीद जो प्लेटलेट्स हैं उनकी एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगी और वेदो डायलेशन करेगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, जब थ्रम्बस बन रहा था प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रही थी और वेदो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब थ्रम्बस बन चुका है तो अब हमने मज़ीद प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को इनहिबिट करना है और वेदो डायलेशन करनी है। अच्छा, ये चीज़ें देखिए, विद इन ब्लड सेल आर प्रेजेंट सेंटर एक्सियल कॉलम। ब्लड जो है ना, ब्लड के अंदर सेंटर से बिल्कुल हमारे ब्लड वेसल जो है ना जा रहे होते हैं। प्लेटलेट्स, यहाँ जो मैंने आपको चीज़ वहाँ बताई है ना, यही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिसेप्टर फॉर एंडोथेलियल सेल्स एंड वाइस वर्सा। एंड वही यानी मतलब एंडोथेलियम भी सेल डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिसेप्टर फॉर प्लेटलेट्स। थ्रम्बस की हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी कि प्लेटलेट्स प्लग विच इज़ क्रॉस लिंक बाय फाइब्रिन। उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर को हमने डिस्कस किया था। क्लॉटिंग फैक्टर आर यूजुअली प्रोटीन्स, दे आर नंबर फ्रॉम 13 to 16 प्रोड्यूस बाय लिवर एंड दे रन इनटू द टू पाथवे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। फिर आया तो हमारे पास आ जाती हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर वॉन विलिब्रेंट डिजीज़, जिसके अंदर कंजेनिटल डिफिशिएंसी ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स, पेशेंट आर अनएबल टू बाइंड, प्लेटलेट्स आर अनएबल टू बाइंड विद ब्लड वेसल, क्योंकि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ही नहीं है तो फिर प्लेटलेट्स कैसे एंडोथेलियम के साथ होंगे। फिर आए थे बर्नार्ड सोलियर डिजीज़, कंजेनिटल डिफिशिएंसी ऑफ रिसेप्टर फॉर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स। इसमें वहाँ क्या है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ही नहीं है, वहाँ फैक्टर हैं लेकिन उनके रिसेप्टर नहीं है। ग्लाइकोप्रोटीन 1b9, ये यहाँ वहाँ क्या है, फैक्टर की डिफिशिएंसी है, वहाँ यहाँ फैक्टर हैं लेकिन रिसेप्टर की डिफिशिएंसी है। प्लेटलेट्स क्वालिटी डिफेक्ट, रिसेप्टर एब्सेंट। फिर आते हैं गेंसमैन थ्रम्बस थीनिया। गेंसमैन थ्रम्बस थीनिया क्या है, कंजेनिटल डिफिशिएंसी ऑफ रिसेप्टर फॉर फाइब्रिन। जो फाइब्रिन है ना उसकी डिफिशिएंसी है, ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a। इसमें वॉन विलिब्रेंट फैक्टर नहीं है, इसमें वॉन विलिब्रेंट फैक्टर हैं लेकिन उनके रिसेप्टर नहीं है, और इसमें फाइब्रिन के जो रिसेप्टर हैं वो नहीं है। गुलियन बारे कहता हूँ, ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a।
फिर इसके बाद हीमोग्लोबिन ए, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, ये अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे।